अपने लिए नहीं तो उनके लिए कामयाब बनो जो तुम्हें नाकामयाब देखना चाहते हैं। शख्स की ज़िंदगी में ऐसा कोई ना कोई ज़रूर होता है दोस्तों, जो नहीं चाहता कि आप लोग कामयाब बनो। तो पढ़कर, आगे बढ़कर उनको कामयाब बनकर आप दिखा दीजिए। चलिए तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। 1.6 इरिगेशन। इरिगेशन आपका होता है सिंचाई। ऑल लिविंग बीइंग नीड वाटर टू लाइव। जो सभी सजीव होते हैं उनको जीवन जीने के लिए आपकी पानी की आवश्यकता होती है। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो आपका पानी होता है वो आपकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, आपके जो है हेल्दी डेवलपमेंट के लिए आपको पानी की आवश्यकता होती है। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स। जो पानी है प्लांट्स की, पौधों की जड़ों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। Along with water, minerals and fertilizers are also absorbed। जो पानी है, पानी के साथ साथ मिनरल्स जो होते हैं, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, वो भी अवशोषित कर लिए जाते हैं पौधे के रूट्स के द्वारा। प्लांट्स contain nearly 90% water। जो आपके पौधे होते हैं वो लगभग 90% के आसपास पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, कंटेन करते हैं। Water is essential because germination of seeds does not take place under dry conditions। अब आपके फील्ड में फ्लोइंग करने से पहले या शोइंग करने से पहले वाटर नहीं डालते हो, सिंचाई नहीं करते हो, तो जो आपकी जर्मिनेशन होती है सीड्स की, जो सीड्स का अंकुरित होना होता है वो पॉसिबल नहीं हो सकता। क्योंकि जो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स है उसके लिए आपके पानी होना आवश्यक है, कि आपकी सोइल में नमी का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। जो न्यूट्रिएंट्स आपके पानी में घुल जाते हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं पौधे के रूट्स के द्वारा, और उनको फिर हर एक पार्ट में पौधे के पहुंचाया जाता है। वाटर ऑल्सो protect the crop from both frost and hot air currents। जो आपका पानी होता है वो पौधे को ठंड से और गर्म हवाओं दोनों से प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सोइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। जो आपकी फसल होती है उसको हेल्दी रखने के लिए, उसको अच्छे से ग्रो करवाने के लिए हमें अपने फील्ड में लगातार पानी देने की आवश्यकता होती है। द सप्लाई ऑफ द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। जो आप लोग वाटर की, पानी की सिंचाई करते हो एक लगातार क्रम में, जो आप लोग एक रेगुलर इंटरवल के बाद पानी देते हो आपके फील्ड में, उसी को सिंचाई बोला जाता है। The time and frequency of irrigation varies from crop to crop, soil to soil and season to season। जो आपकी पानी की सप्लाई होती है दोस्तों वो वेरी करती है, वो चेंज होती रहती है। कैसे? फसल से फसल के बाद, जैसे आपकी धान की फसल है या फिर आपकी गेहूं की फसल है, जो धान की फसल है उसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन जो गेहूं की फसल है उसमें आप लोग धान की फसल की अपेक्षा कम पानी डालते हो। सोइल टू सोइल, जैसे आपकी क्लेली सोइल होती है जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो उस सोइल को आपकी पानी देने की आवश्यकता कम होती है। सीजन टू सीजन, जैसे आपका सर्दी का सीजन होता है उसमें आप लोग क्रॉप में कम कंपैरिजन टू समर सीजन। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर इज हायर। जो आपकी गर्मियाँ होती हैं उसमें जो पानी डालने की फ्रीक्वेंसी होती है आपकी ज़्यादा हो जाती है। वाई इट इज़ सो, ऐसा क्यों होता है? कुड इट बी ड्यू Could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves? क्या यह ऐसे होता है कि जो आपका
इवेपोरेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है पानी का सोइल में या फिर पत्तों में। क्या यह आपका इसलिए होता है कि जो सोइल में पानी का और लीव्स में भी पानी का इवेपोरेशन है उसकी जो दर है वो बढ़ जाती है गर्मियों में आपके समर सीजन में। नेक्स्ट है आपका सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। सिंचाई के कौन कौन से स्रोत होते हैं ये हम आगे देखेंगे। द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर। कौन से हैं आपके खेती के लिए सोर्सेज आपके इरिगेशन के। वेल्स जो आपके कुएं होते हैं, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स तालाब, लेक्स झील, रिवर्स नदी, बांध एंड कैनाल्स। जो ये आपके हैं वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स, ये आपके स्रोत हैं किसके लिए, इरिगेशन के लिए। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। जो आपके ट्रेडिशनल मेथड आप लोग तरीके आप लोग सिंचाई के लिए यूज करते हैं वो कौन कौन से हैं। जो आपका कुएं में, लेक्स में या फिर किसी कैनाल्स में आपका पानी होता है उसको अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरीकों से आपके खेत तक पहुंचाया जाता था। कैटल्स और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दिस मेथड्स। के जानवर होते थे या फिर ह्यूमन लेबर होते थे उनको यूज किया जाता था इन मेथड्स में आपके खेत तक पानी को पहुंचाने के लिए। ये जो सारे तरीके होते थे ये आपके बहुत ही सस्ते होते थे लेकिन ये लेस एफिशिएंट होते थे। ये इतने अच्छे नहीं होते थे कि आपके पूरे खेत की सिंचाई इनसे अच्छे से और आसान तरीके से हो जाए। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर। जो आपके ट्रेडिशनल टूल थे वो कुछ ऐसे थे जिनमें से कुछ आगे दिखाए गए हैं। मोट फर्स्ट था आपका, सेकंड आपका था चेन पंप, फिर आपका आता है ढेकली सिस्टम, फिर आता है आपका रैहेट। Pumps are commonly used for lifting water. Diesel, biogas, electricity and solar energy is used to run these pumps. जो पंप्स होते थे आपके इनको नॉर्मली यूज किया जाता था पानी को आपके खेत तक पहुंचाने के लिए। और जो ये पंप होते थे ये आपके डीजल से, बायोगैस से या फिर लाइट से चलते थे या फिर इनको चलाने के लिए सोलर एनर्जी का भी यूज किया जाता था। ये कुछ आपको डायग्राम दिखाए गए हैं। ये आपका ढेकली सिस्टम है। इसमें कुएं से पानी निकाला जाता है। ये जो किसान है आपका, जो ये लेबर है ह्यूमन लेबर, ये कुएं से पानी निकाल कर अपने खेत की सिंचाई करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन देखिए दोस्तों, जो ये सारे के सारे ट्रेडिशनल जो आपके मेथड्स थे ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं थे, ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि जो ये कुएं से या फिर कैनाल से या रिवर से पानी निकाल रहे हैं ये आपका पानी एक मिट्टी के एक जगह पर डलता था। ये जो ट्रेडिशनल आपके मेथड्स थे, तरीके थे, ये ज़्यादा एफिशिएंट क्यों नहीं थे। देखिए जो ये मोट वाला सिस्टम है इसमें कुएं से पानी निकाल कर ये किसान यहाँ ज़मीन पर डाल रहा है जिससे ये एक रास्ता दे रहा है कि ये जो पानी है इसके खेत में चला जाए। लेकिन स्टूडेंट्स आप लोग सोचिए, जो जिस जगह पर ये पानी डाल रहा है, ज़्यादा जो पानी ये डाल रहा है ये यहाँ वाली जो आपकी सोइल है वो भी तो इस पानी को एब्जॉर्ब करेगी, अवशोषित कर लेगी। पहले यहाँ वाली सोइल ने, यहाँ वाले जो आपकी मिट्टी है इसने इस पानी को पी लिया, जितना ये ले इसने इस पानी को अवशोषित कर लिया। फिर जो आगे पानी गया, जैसे कि पानी यहाँ से होता हुआ आपके इस वाले फसल में चला गया। जो इस वाले आपके पार्ट में गया है, इस वाले पार्ट की फसल को ज़्यादा पानी मिलेगा एज कंपेरिजन टू दिस वन। अगर यहाँ पानी ज़्यादा है तो यहाँ के पौधे जो आपके हैं अच्छे से ग्रोथ करेंगे, हेल्दी रहेंगे। लेकिन जो पानी आपका आगे कम जा रहा है तो यहाँ वाले पौधे तो आपके कम ग्रोथ करेंगे। तो जो भी आपके ट्रेडिशनल मेथड थे स्टूडेंट्स वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे और उनमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती थी क्योंकि पानी थोड़ा थोड़ा निकालते थे, थोड़ा थोड़ा ही डालते थे। आपका जो एक खेत था उसको भी सिंचाई करने
आपका जो एक खेत होता था उसके भी सिंचाई करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। देखते हैं आगे हम ट्रेडिशनल टूल से मॉडर्न टूल कौन से हैं आपके जिससे आप लोग सिंचाई कर सकते हो। देखते हैं आगे ट्रेडिशनल मेथड से आ, देखते हैं आगे ट्रेडिशनल मेथड से अलग हमारे पास मॉडर्न मेथड फॉर इरिगेशन कौन कौन से हैं। स्टूडेंट्स, जो मॉडर्न मेथड होते हैं आपके, वो आपको आर्थिक रूप से भी सहायता करते हैं। द मेन मेथड्स यूज्ड आर एज फॉलो। जो आपके मॉडर्न मेथड्स में मेन मेथड हैं जो मोस्टली आपके यूज किए जाते हैं और हमें सहायता भी करते हैं आर्थिक रूप से, वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है आपका स्प्रिंकलर सिस्टम, यानी कि जो आपका फुवारा सिस्टम है। सिंचाई के लिए फुहारा सिस्टम को कैसे यूज किया जाता है। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। जो आपका स्प्रिंकलर सिस्टम है, फुहारा सिस्टम है, वो वहाँ पर ज़्यादा यूजफुल है जहाँ पर आपकी जो लैंड है, जहाँ पर आपकी जो सोइल है वो अनइवन है, यानी कि लेवल में आपकी जो सोइल है वो नहीं होती। और जहाँ पर ज़्यादा पानी भी अवेलेबल नहीं होता, वहाँ पर आपका फव्वारा सिस्टम यूज किया जाता है। Perpendicular pipes having rotating nozzle on top are joined to the main pipeline at regular intervals। जो आपकी परपेंडिकुलर पाइप्स होती हैं और इनके ऊपर एक नोजल होता है जो रोटेट करता है। देखिए कैसे, ये रहा आपका इसका डायग्राम। ये आपकी परपेंडिकुलर पाइप्स लगाई गई हैं एक रेगुलर इंटरवल के बाद, और ये आपके है जो ये है मेन पाइपलाइन। ये इस मेन पाइपलाइन से ज्वाइन कर दी गई है और इनके ऊपर ये होता है एक रोटेटिंग नोजल। इस रोटेटिंग नोजल का काम क्या होता है कि ये रोटेट करता है ताकि जो आपके इसके चारों ओर आपकी क्रॉप लगी हुई है, ग्रो कर रही है, उस कंप्लीट क्रॉप में ये आपका पानी डाल सके, ये आपकी सिंचाई कर सके। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzle. It gets sprinkled on the crop as if it is raining। ये जो आपका फुवारा मेथड है इसमें भी आपको एक पंप की आवश्यकता होती है। जब प्रेशर के साथ पानी जाता है आपकी मेन पाइपलाइन में, तो जो ये रोटेटिंग नोजल होते हैं ये रोटेट करने लग जाते हैं और एक फव्वारे की तरह आपकी क्रॉप पर शो होते हैं। जैसे कि बारिश होती है वैसे ही सेम ये फव्वारा मेथड आपका दिखाई देता है। स्प्रिंकलर्स इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। जो आपका फव्वारा मेथड है स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है कहाँ, जैसे आपके लॉन्स वगैरह होते हैं या फिर कॉफ़ी की प्लांटेशन आप लोग करते हो, या फिर अदर क्रॉप्स में भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि फुहारा मेथड से आपके पानी की जो सेविंग होती है वो भी हो जाती है और आपका पानी जो है वो वेस्ट नहीं जाता। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका ड्रिप सिस्टम। इसमें क्या होता है, दिस सिस्टम This system, the water falls drop by drop directly near the roots। जो ड्रिप सिस्टम होता है इसमें एक एक बूंद आपकी जो रूट्स होती हैं प्लांट की उसके पास में ही जाती हैं। सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, क्योंकि इसमें बूंद बूंद पानी जो आपका होता है वो डायरेक्टली पौधे के रूट्स तक जाता है, इसलिए ही इसको ड्रिप सिस्टम बोला जाता है। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डनर्स एंड ट्रीज। जो ये होता है फ्रूट प्लांट्स जहाँ पर आप लोग लगाते हो, या फिर गार्डन जो आपका होता है, या फिर जो आपके पौधे होते हैं उनमें पानी देने के लिए आपका ड्रिप सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना गया है। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, it is a boon in regions where availability of water is poor। जो आपका पानी इसमें होता है ड्रिप सिस्टम में वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाता, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके पौधे के रूट में ही जाता है। और यह वरदान, बून मतलब होता है स्टूडेंट्स वरदान,
यह वरदान माना गया है उन एरियाज के लिए जहाँ पर पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी होती है, क्योंकि आपकी जो आप फसल में पानी देते हो, जो आपका कंप्लीट फील्ड होता है, उसको आप लोग पानी से जब भरते हो तो उसमें जो पानी होता है ज़्यादा लगता है, ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। लेकिन जब भी आप लोग प्लांटेशन करते हो तो हमें सिर्फ प्लांट को ही पानी देना होता है, इसलिए ड्रिप सिस्टम में आप डायरेक्टली प्लांट की रूट तक ही पानी को पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका 1.7 प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स आपके अनचाहे पौधे होते हैं जो ग्रो कर जाते हैं आपकी फसल के साथ। भूजो और पहेली अपने जो पास में वीट का खेत था वहां पर गए और उन्होंने उस खेत में कुछ पौधे देखे जो ग्रो कर रहे थे गेहूं के पौधों के साथ। हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पजली? ये पूछता है वो जो कि जो ये अदर प्लांट जो आपके ये वीड्स हैं ये क्या किसी पर्पज के लिए ही प्लांटेड किए गए हैं? In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. जो आपका खेत होता है उसमें आपके बिना चाहने के बाद भी कुछ ऐसे पौधे ग्रो कर जाते हैं जिनकी आपको कोई भी आवश्यकता नहीं होती। जो ये अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं इन्हीं को आपका वीड्स बोला जाता है, यानी कि खरपतवार बोला जाता है। ये आपके खरपतवार होते हैं यानी कि अनचाहे पौधे होते हैं। इन अनचाहे पौधों से ही आपको आपकी फसल को बचाना प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स कहलाता है। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। जब भी आप लोग किसी भी वीड्स को हटाते हो, रिमूव करते हो, तो उसको वीडिंग बोला जाता है। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कंप्लीट विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। जो आपके ये वीड्स होते हैं ये आपकी फसल के साथ ही ग्रो करते हैं, और जो आप लोग पानी डालते हो, न्यूट्रिएंट्स देते हो, या फिर जो सनलाइट वगैरह आपकी आती है ये भी साथ के साथ सब का सब आपका न्यूट्रिएंट्स जो होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं आपकी फसल के ही जैसे। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप। इसलिए ये आपके क्रॉप की ग्रोथ पर भी असर डालते हैं। Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animal and human being. स्टूडेंट्स जो आपके ये खरपतवार होते हैं, अनचाहे पौधे होते हैं, वीड्स होते हैं, ये कई बार जब आप लोग कटाई करते हो तो उसमें भी प्रॉब्लम देती है एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल और ह्यूमन बीइंग। और कुछ आपके जो वीड्स होते हैं वो मे भी पॉइजनस भी यानी कि हानिकारक भी, जहरीले भी हो सकते हैं। किसके लिए? एनिमल्स के लिए या फिर ह्यूमन बीइंग के लिए। फार्मर्स अडोप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। जो किसान होते हैं वो बहुत सारे तरीके अपनाते हैं वीड्स को रिमूव करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए वीड्स की ग्रोथ को। Tilling before sowing of crops helps in uprooting and killing of weeds, which may then dry up and get mixed up the soil. जो टीलिंग या फिर प्लोइंग करता है किसान क्रॉप्स को शो करने से पहले, वो आपकी हेल्प करती है वीड्स को रिमूव करने के लिए। जब टीलिंग के बाद वीड्स हट जाते हैं तो वो ड्राई अप, सूख जाते हैं या फिर आपकी सोइल के साथ मिक्स हो जाते हैं। The best time for the removal of weeds is before they produce flowers and seeds. जो weeds को remove करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है, सबसे अच्छा समय होता है, वो तब होता है जब weeds ने फ्लावर को प्रोड्यूस नहीं किया हो या फिर सीड्स को प्रोड्यूस नहीं किया हो। सीड्स और फ्लावर प्रोड्यूस करने से पहले ही हमें weeds को हटा देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए। The manual removal includes physical removals of weeds by uprooting or cutting them close to the ground. जो मैनुअल आप लोग रिमूवल करते हो weeds का, वो कैसे होते हैं? या तो आप लोग जड़ से उसको उखाड़ देते हो या फिर कटिंग कर देते हो उसकी जमीन के बिल्कुल पास से।
दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। अ सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज्ड टू अपरूट वीड्स। या तो आप लोग खुरपी की हेल्प से या फिर सीड ड्रिल की हेल्प से भी आप लोग वीड्स को रिमूव कर सकते हैं। Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides like 2,4-D। जो weeds होती हैं वो अनदर मेथड उसको कंट्रोल करने का क्या होता है कि केमिकल्स का यूज करके आप लोग weeds को हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो। जब केमिकल्स का यूज करते हो आप लोग तो उसको वीडिसाइड्स बोला जाता है। और ये कौन से वीडिसाइड्स होते हैं, जैसे 2 या 4-D आपके वीडिसाइड्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स। इनकी स्प्रे की जाती है फील्ड में ताकि ये वीड्स को खत्म कर सकें। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप। जो ये वीडिसाइड्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये आपकी क्रॉप को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। The weedicides are dissolved with water to the extent required and spread in the field with a sprayer। ये स्प्रेयर की हेल्प से आप लोग पानी के साथ मिक्स करके पानी के अंदर उसको डाइल्यूट करके घोल कर आप लोग स्प्रे करते हो आपके फील्ड में, ताकि जो ये वेड्स होते हैं ये रिमूव हो जाए। ये डायग्राम में एक लेबर को दिखाया गया है। जो इसके पीछे ये टैंक लगा हुआ है, इसमें आपका वीडिसाइड वाटर के साथ डाइल्यूटेड है और ये इसको स्प्रे कर रहा है आपके फील्ड में। डू वीडिसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडिसाइड स्प्रेयर। जो ये वीडिसाइड्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो पर्सन इनको स्प्रे करता है, जैसे कि इस वाले फिगर में यहाँ पर दिखाया गया है इस पर्सन को स्प्रे करता हुआ, तो क्या ये इस पर्सन की हेल्थ पर भी कुछ नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। जो ये वीडिसाइड्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये जो इंसान, ये जो पर्सन इनको स्प्रे करता है, ये उसकी हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट डाल सकते हैं। तो इसलिए जो केमिकल्स का यूज आप लोग करते हो, जो केमिकल्स का आप लोग स्प्रे करते हो, उसका यूज जो होता है बहुत ध्यान से करना चाहिए। They should cover their nose and mouth with a piece of cloth during spraying of these chemicals। जब कोई भी पर्सन इन केमिकल्स की स्प्रे करता है तो उसको अपनी नोज और मुंह को किसी भी कपड़े के साथ ढक लेना चाहिए, ताकि आपके ऊपर स्प्रे का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट ना पड़ सके। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका हार्वेस्टिंग। Harvesting of a crop is an important task. The cutting of crop after it is mature is called harvesting। जो ये हार्वेस्टिंग होती है ये क्रॉप का फाइनल स्टेप होता है आपके फील्ड में। जब आपकी फसल तैयार हो जाती है स्टूडेंट्स पककर, तो उसको जब आप लोग काटते हो तो उस कटाई को ही हार्वेस्टिंग बोला जाता है। In harvesting, crops are pulled out or cut close to the ground। It usually takes 3 to 4 months for a cereal crop to mature। जब आपकी क्रॉप पक जाती है, तैयार हो जाती है, तो उस क्रॉप को आपके फील्ड से बाहर निकालना और ग्राउंड के उसको जमीन के पास से कट करना आपका हार्वेस्टिंग का एक स्टेप होता है। इट इज़ यूजली टेक्स 3 to 4 months। जो आपके अनाज देने वाली फसलें होती हैं, उनको 3 से 4 महीने लग जाते हैं मैच्योर होने के लिए। हार्वेस्टिंग इन ओवर कंट्री इज आइदर डन मैन्युअली बाय सिकल। जो हार्वेस्टिंग होती है, जो कटाई होती है, वो हमारे कंट्री में या तो दरांती से होती है, जो आपके हाथ से कटाई होती है। ये आपको सिकल का एक डायग्राम दिखाया गया है, जिसको आप लोग दरांती भी बोलते हो। इसके द्वारा आपकी लेबर जो होती है फसल की कटाई करती है, और बाय अ मशीन कोल्ड हार्वेस्टर, या फिर मशीन के द्वारा आप लोग कटाई करवाते हो, हार्वेस्टिंग करवाते हो, जिसका नाम क्या है, हार्वेस्टर। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। जब आपकी क्रॉप की कटाई हो जाती है तो आपके अनाज के जो सीड्स होते हैं उनको अलग किया जाता है आपके भूसे से, आपके कैप से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। जब आपके अनाज के सीड्स को आप लोग अलग करते हो आपके भूसे से, तो इस कंप्लीट प्रोसेस को थ्रेसिंग बोला जाता है। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन। ये आपके कंबाइन की हेल्प से भी आप लोग कर सकते हो।
विच इज इनफैक्ट अ हार्वेस्टर एज ए थ्रेसर। जो आपकी कंबाइन होती है ये आपकी हार्वेस्टर भी होती है और साथ साथ में इसके थ्रेसर भी होती है। ये आपको कंबाइन का एक डायग्राम दिखाया गया है जिससे आप लोग कटिंग भी करते हो और उसके बाद थ्रेसिंग भी क्रॉप की इसके हेल्प से हो जाती है। Farmers with small holding of land do the separation of grain and chaff by the winnowing। विनोइंग आपका होता है फटकाना, यानी कि जो छोटे आपके फार्मर्स होते हैं जिनके पास जमीन का कुछ ही टुकड़ा होता है, वो आपका जो सेपरेशन होता है सीड्स का आपके भूसे से, उसको फटका कर अलग करते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन द क्लास सिक्स्थ। आपको ये क्लास सिक्स में पढ़ा गया है कि विनोइंग कैसे होती है। ये आपका एक फैन टाइप का कुछ मशीन होती है यहाँ पर जिसकी हेल्प से आप लोग विनोइंग करते हो, यानी कि फटकाते हो आपके अनाज को। देखिए स्टूडेंट्स, आपकी जो फसल है उसको आपने हार्वेस्टिंग करने के बाद क्या करना होता है, उसकी आपको स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। स्टोरेज किसी भी क्रॉप की क्यों करते हैं, ताकि जो आपका अनाज है वो आपके साल भर खाने के भी काम आए और जब नेक्स्ट सीजन में आपको सीड की आवश्यकता होती है तो भी आप उसको आपके सीड के रूप में इस्तेमाल कर सकें। और आप लोग स्टोरेज से उसको प्रिवेंट करते हो ताकि वो लंबे टाइम तक आपका चल सके। देखते हैं स्टोरेज में और क्या करते हैं। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। जो स्टोरेज होते हैं किसी भी फसल का, वो भी एक इम्पोर्टेंट टास्क होता है हमारे लिए। इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर longer time, they should be safe from moisture, insect, rats and microorganisms। अगर आपकी जो कटाई के बाद ग्रेन्स है, अनाज है, उसको लंबे टाइम तक आपको सेफ रखना है तो उसको प्रोटेक्ट करना है किससे, मॉइस्चर से, नमी से, कीटों से, इंसेक्ट से, चूहों से और फिर आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे भी उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। जब आप लोग कटाई करते हो ग्रेन्स की तो उसमें ज़्यादा नमी होती है। इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन सीड्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, they may get spoiled or attacked by organisms, making them unfit for use और फॉर जर्मिनेशन। अगर आप लोग हार्वेस्टेड की हुई क्रॉप को, सीड्स को बिना ड्राई किए, बिना सुखाए उसको रख देते हो तो वो स्पॉइल हो जाती है। किसके अटैक से, या तो उस पर अटैक कर देते हैं ऑर्गेनिजम्स और उसको अनफिट कर देते हैं, उसको खराब कर देते हैं। ना तो वो आपके खाने के लायक रहती है, ना ही वो आपके नेक्स्ट सीजन में जर्मिनेशन के लायक रहती है। हैंस बिफोर स्टोरिंग दैम, इसलिए आपके सीड्स को स्टोर करने से पहले द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन दैम। मॉइस्चर को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए आपको प्रॉपर सनलाइट में आपकी ग्रेन्स को पहले ड्राइड करना होता है। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट, पेट्स, बैक्टीरिया एंड फंगाई। जब आप लोग सन की प्रेजेंट में, सनलाइट में उसको अच्छे से ड्राइड कर लेते हो तो आपको प्रिवेंट करता है वो इंसेक्ट के अटैक से, पीड़कों के अटैक से, या फिर बैक्टीरिया और फंगाई से भी आपको प्रोटेक्ट करता है आपकी सीड्स को। इस डायग्राम में स्टूडेंट्स आपको एक बड़े लेवल पर आपकी ग्रेन्स को स्टोर करके दिखाया गया है। जब आप लोग ग्रेन्स को एक बड़े लेवल पर स्टोर करते हो ग्रेनरीज में, तो उसके लिए आपको कुछ केमिकल प्रोटेक्शन भी करनी होती है आपके सीड्स के ऊपर। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स। जो किसान होते हैं वो जूट बैग या फिर मेटालिक बिन्स में स्टोर करते हैं अनाज को। However, large scale storage of grains is done in silos and granaries to protect them from pests like rats and insects। जो आपके बड़े लेवल पर स्टोरेज करते हैं ग्रेन्स की, वो या तो साइलोज में या फिर ग्रेनरीज में की जाती है और प्रोटेक्ट किया जाता है उसमें आपकी फसल को, अनाज को किससे, पीड़कों से। पीड़कों में भी किससे स्टूडेंट्स, चूहों से या फिर इंसेक्ट्स से।
Dried neem leaves are used for storing food grains at home. आपकी जो नीम की सूखी पत्तियां होती हैं उनको यूज करते हैं नॉर्मली घरों में ग्रेन्स को सेव करने के लिए. For storing large quantities of grains in big godowns, specific chemical treatments are required to protect them from pests and microorganisms. में तो आप लोग नीम की पत्तियां जो सूखी हुई होती हैं उनको डालकर आपके अनाज को सेव कर लेते हो, लेकिन जो आपकी लार्ज क्वांटिटी में ग्रेन्स को किया जाता है गोडाउंस वगैरह में, तो उनको सेव करने के लिए केमिकल ट्रीटमेंट होती है आपकी, ताकि प्रोटेक्ट हो सके आपके पीड़क से या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से आपके क्रॉप्स. नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका 1.10 फूड फ्रॉम एनिमल्स कि हमें जो जंतु होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनसे कौन कौन सा हमें फूड प्राप्त होता है. मेक द फ्लोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट. मिल्क है जो आपका दूध है वो हमें काऊ से मिलता है, बफेलो से, सी गोट से या फिर सी कैमल से, इनसे मिलता है. और कौन सा फूड आपको एनिमल से मिल सकता है, जैसे कि आपका हो गए एग हो गए जो किससे मिलता है, या फिर आपका हो गया मीट किससे मिलता है, या फिर आपका हो गया स्टूडेंट्स हनी. मीट आपसे आप मीट आपको किससे मिलता है, जैसे आपका हैन हो गया, मुर्गे से आपको मिलता है, बकरे से आपको मिलता है. या फिर जो अंडे हैं आपको किससे मिलते हैं, आपको मुर्गी से मिलते हैं. हनी है जो आपको हनी बी से मिलता है, जो हनी बीज होती है उनसे आपको हनी प्राप्त होता है. After completing this table, you must have seen that like plants, animals also provide us with different kind of food. आपको पता है जो या फिर प्लांट होते हैं या फिर आपके एनिमल्स होते हैं वो आपको डिफरेंट टाइप का फूड प्रोवाइड करते हैं. Many people living in the coastal areas consume fish as a major part of their diet. जो बेटा समुद्री तट पर रहते हैं, कोस्टल एरियाज होते हैं, जो आपके समुद्र के तट के पास वाले एरिया होते हैं, जो आपके कोस्टल एरियाज पे लोग रहते हैं, वो ज्यादातर किसको लेते हैं अपने डाइट में, वो अपने डाइट में अपने खाने में सबसे ज्यादा पार्ट किसका लेते हैं, फिश का लेते हैं. इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. हमने पिछले क्लासेस में क्या पढ़ा है कि हम पौधों से कौन कौन सा फूड हम ऑब्टेन करते हैं. वी हैव जस्ट सीन दैट the process of crop production involves a number of steps like selection of seeds, sowing, etc. क्रॉप प्रोडक्शन में कौन कौन से आपके स्टेप्स आए थे कि हमें सबसे अच्छा बीज जो होता है, क्वालिटी जिसकी अच्छी होती है, वो हमने सिलेक्ट किया था. उसके बाद उसके बाद उस बीज को हमने बोया था. और भी हमने काफी सारे स्टेप हमने क्रॉप प्रोडक्शन में पढ़े हैं. सिमिलरली, animals reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. ऐसे ही जैसे आप लोग क्रॉप प्रोडक्शन में काफ़ी सारे स्टेप्स फॉलो करते हो, ऐसे ही हमें एनिमल हस्बेंड्री में भी करना पड़ता है स्टूडेंट्स. एनिमल हस्बेंड्री में जैसे जो आपके घर पर जानवर रहते हैं या फिर हमें प्रॉपर फूड का अरेंजमेंट करना पड़ता है, शेल्टर उनको प्रोवाइड करना होता है और उनकी हमें केयर भी करनी होती है. अगर ये सब हम एक लार्ज स्केल पर करते हैं तो वो हमारी एनिमल हस्बेंड्री बोली जाती है. which is good for health. We get cod liver oil from fish which is rich in vitamin D. जो फिश आपकी होती है वो अच्छी होती है हेल्थ के लिए और उससे हमें कोड लिवर ऑयल भी प्राप्त होता है. जो ये कोड लिवर COD लिवर ऑयल होता है ये आपका विटामिन डी से भरपूर होता है. देखिए स्टूडेंट्स, एनिमल हस्बेंड्री में हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या होता है. The branch of agriculture which deals with the feeding, shelter, health and breeding of domestic animals is called animal husbandry. जो आपके घरेलू जानवर होते हैं जिनको हम पालतू बना सकते हैं
उनकी हमें फीडिंग करवानी होती है, उनको शेल्टर यानी कि आवास प्रदान करना होता है, उनकी हेल्थ का प्रॉपर ख्याल रखना पड़ता है, केयर करनी पड़ती है और उनकी ब्रीडिंग भी करवानी पड़ती है, क्योंकि हमें उनसे जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो चाहिए सिर्फ, ना कि उनकी संख्या में कमी लाना है। जैसे पहले हमने पढ़ा था कि जो 10,000 BC था उसमें पहले जो आपके मानव थे वो घुमंतू टाइप के होते थे, यानी कि वो जानवरों का शिकार करके उनको खाते थे। अगर हम शिकार करेंगे तो जानवरों की संख्या में भी कमी आएगी, लेकिन हमें जानवरों के एनिमल्स की संख्या में कोई भी कमी ना लाकर सिर्फ उनसे कुछ ऐसे प्रोटीन्स विटामिन्स लेनी है जिनकी हमारे शरीर में कमी होती है, जो हम सिर्फ और सिर्फ पौधों से प्लांट्स से उनकी कमी को पूरा नहीं कर सकते। तो ब्रीडिंग करवाना भी डोमेस्टिक एनिमल्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एनिमल्स प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे एग्स हैं, मिल्क है, मीट है और डेयरी प्रोडक्ट भी हमें एनिमल्स से ही प्राप्त होते हैं, बटर, मिल्क, चीज एक्स्ट्रा। हनी जो आपका होता है वो हमें हनी बी से प्राप्त होता है। एनिमल हस्बेंड्री में हम कौन से फार्मिंग कर सकते हैं, जैसे हमारी कैटल फार्मिंग होगी, पोल्ट्री फार्मिंग होगी, कैप्चर फिशरिंग होगी या कल्चर फिशरिंग होगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए हर हर महादेव।